तो मेरा टॉक जो है वो है मेनोपॉज, रजो निवृत्ति बोलते हैं. ओके, वाई डू वी डिस्कस दिस सो मच? क्योंकि आजकल लाइफ आफ्टर 50 बहुत कुछ बदल गया है. पहले के ज़माने में जब 50 प्लस होते थे तो मानते थे अभी ये बूढ़ी हो गई, और उसको एक सीनियर कैटेगरी दिया जाता था. पर आजकल 50 इज़ नॉट सनसेट, it is not sunset of your life, it is only the evening of your life. And actually after 50 another whole new life is beginning. पहले के ज़माने में, आज से 25 साल पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-70 थी, अभी 80 प्लस हो चुकी है. सो 50 के बाद हम कम से कम वी विल स्पेंड अनदर 1/3 ऑफ आवर लाइफ आफ्टर 50. तो ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बदल गई है, बट जो इंटरनल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो सेम है. ओके, किसी भी लड़की को पीरियड आज भी 12-13 साल की उम्र में आता है. माँ बनना पॉसिबल उसके बाद ही होता है, और जो बीज ख़त्म हो जाते हैं वो 40-45 में काफ़ी ढल जाते हैं, और 50 में मेनोपॉज हो जाता है. 51 इंडियन एवरेज एज है मेनोपॉज का, तो वो कभी बदला नहीं है. वो आज भी 51 है, और हमारे दादी ग्रैंड दादी के ज़माने में भी 51 ही था, और वो 51 ही रहेगा. सो टुडे द लाइफ इज़ ऑलरेडी 78 प्लस एंड वी लिव 1/3 आफ्टर मेनोपॉज. सो पहले ये था कि 50 के हो गए, अभी मैं बुढ़ी हो गई, अभी अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है. हमको लगता था कि फिज़िकली हम डाउन हो रहे हैं, मेंटली भी एक पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता था. और पहले के ज़माने में जो 50 ईयर ओल्ड हो गई और अगर विडो हो गई तो उसको तो जैसे घर में एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बस एडवाइज़र के रूप में दिखा जाता था, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर रोल इन लाइफ. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. देयर इज़ अ चेंज in the entire attitude to women from the past to the present. आज हमारा एम है कि हम फिज़िकली एक्टिव रहें, मेंटली भी एक्टिव रहें, जो भी बुढ़ापा आने वाला है उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें. हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड देयरफॉर मेनोपॉज इज़ नॉट एंड, इट इज़ ओनली टाइम टू पॉज. सो व्हाट इज़ आवर एम? वी वांट टू डिस्पेल नेगेटिव एटीट्यूड. नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है कि अभी मैं बूढ़ी हो गई. ओके, यू हैव टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड. यू हैव टू हैव, कुछ चेंजेस होंगे, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए कि हाउ वी विल मैनेज दीज चेंजेस. बुढ़ापा तो आने ही वाला है, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, बट हाउ डू यू मैनेज? सो यू हैव टू मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एड्रेस मैनी इश्यूज़. आज के टॉपिक में मैं ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है, और हम क्वेश्चन आंसर्स तो बाद में करेंगे, पर बीच में अगर कुछ बहुत ही गड़बड़ लग रहा है आपको, कि लग रहा है कि मैं सो गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो इंटरप्ट कर लेना. सो व्हाट इज़ मेनोपॉज? सो वील डिस्कस सम मेनोपॉज. अभी मेनोपॉज के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मेरा मेनोपॉज कब हो गया. तो एक बात सिंपल है, जब आपको 1 साल तक कंटिन्यूस पीरियड नहीं आएगा तब आपको मेनोपॉज हो गया. ओके, उसके पहले का सारा टाइम प्री मेनोपॉज है. तो प्री मेनोपॉज में चेंजेस कुछ होते रहते हैं, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड एज मेनोपॉज. हॉट फ्लशेस कितने लोगों को हुआ है कभी भी? किसी को नहीं हुआ है, और कि याद नहीं है? ओके, सो ये हॉट फ्लश मेरे हिसाब से भी बस एक फैशनेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना गर्मी रहता है, ख़ास करके बॉम्बे में. तो मुझे भी लगता है, मुझे तो बचपन से ही हॉट फ्लैशेस है. मैंने उषा बहन को भी पूछा था इधर एसी है कि नहीं, वो हिसाब से कपड़े पहनूंगी. सो वी आर इन सच हॉट एनवायरनमेंट, तो हमको हॉट फ्लैशेस इतना मालूम नहीं पड़ता है. बट हॉट फ्लैशेस इज सिंपल. अचानक रात को सोते समय गर्मी लगती है, वो गर्म हवा जैसे कि पेट से उठती है, सर तक जाएगी,
यू फील वेरी हॉट, आपका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और फिर बहुत पसीना आता है। तो हॉट फ्लैशेस कॉमन है, ये नेचुरल है और ये सिर्फ एक न्यूसेंस है। उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि इट विल सेटल ऑन इट्स ओन। किसी को 6 महीने में, किसी को 2 साल में, किसी को 4-6 साल में। बट आप उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, sleep in a comfortable environment, put on the fan, put on the AC, drink lot of water and use layering। एक मोटा रजाई यूज़ नहीं करके मल्टीपल पतली पतली चद्दर यूज़ करिए, सो दैट यू कैन रिमूव द चद्दर इफ़ यू आर फीलिंग हॉट। सो दिस इज़ एज सिंपल एज हॉट फ्लैशेस। बट हॉट फ्लैशेस के साथ साथ आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से what also happens is you are having mood swings। अगर मैं रात भर सोऊंगी नहीं तो सुबह मुझे चिड़चिड़ापन रहेगा, थकावट रहेगी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। सो दिस इज़ दी आफ्टर इफेक्ट। देयरफॉर हॉट फ्लैशेस का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। इफ़ यू फील कि आपको हॉट फ्लैशेस है तो यू शुड सी द डॉक्टर, क्योंकि ऐसा बहुत सिंपल मेडिसिन देके हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यूरिनरी सिम्टम्स। बहुत सारी औरतें ये प्रॉब्लम से परेशान है। एज सुन एज यू आर 50 प्लस हमको दौड़ दौड़ के बाथरूम जाना पड़ता है, बाथरूम नहीं पहुँचे तो लीकिंग हो जाता है। कोई लंबा सफ़र में जाते हैं तो हमको डर लगता है बाथरूम मिलेगा कि नहीं, पहुँचेंगे कि नहीं, लीकिंग हो जाएगा कि नहीं। सो दीज आर मल्टीपल इश्यूज़। फर्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी, कई बार जाना पड़ता है। नॉक्ट्यूरिया विच इज़ रात को बार बार जाना पड़ता है, दौड़ के जाना पड़ता है, अगर बाथरूम जल्दी नहीं पहुँचे तो लीकिंग हो जाएगा। और एक होता है कि खांसी करने पे लीकिंग होता है। खांसी करने पे लीकिंग होता है, वी कैन कंट्रोल द खांसी, पर अगर हंसने पे लीकिंग होता है या स्लीपिंग पोजीशन से सिटिंग में, अगर मैं लेटी हुई हूँ और मैं फटाफट उठूँगी, डोर बेल आया, दौड़ के जाऊँगी दरवाज़ा खोलने, तो उतने में अगर लीकिंग हो जाएगा, दैट इज़ सिवियर फॉर्म। हर तरह के यूरिनरी इश्यूज़ के लिए बेसिक होता है कि आप यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मोस्ट बेसिक इज़ टेस्ट फॉर यूरिन इन्फेक्शन। सेकेंड बेसिक थिंग है कि डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है, इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तो यूरिनरी इश्यूज़ विल ओनली बी वर्स। तीसरा एक यूरोडायनामिक स्टडीज़ होता है, बट वो किसी डॉक्टर के एडवाइस पे करना चाहिए। तीसरा, हर यूरिनरी सिम्टम के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। सब मेडिसिन का प्लस भी है, माइनस भी है, इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, और वो डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए। और कुछ खास करके जो मैंने बोला, खांसी करने पे लीकिंग होता है, अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पे, अगर मैं खड़ी हूँ और मैं ज़मीन पे बैठती हूँ तो थोड़ा सा लीकिंग होता है, अगर वो इशू है तो उसके लिए सर्जरी से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो दिस इज़ समथिंग टू बेयर इन माइंड। डोंट सफ़र इन साइलेंस। बहुत सारे हमको, अगर हम किसी के यहाँ कंडोलेंस मीटिंग में जाते हैं, नीचे बैठना है तो वी अवॉइड कि नहीं, या तो घुटने में दर्द है तो अलग बात है, बट अदरवाइज़ भी डर लगता है, मैं नीचे बैठूंगी उठूंगी तभी लीकिंग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट। सो वी वांट टू सिट ऑन अ चेयर, बट इफ़ इट इज़ लाइक दिस, डोंट सफ़र इन साइलेंस, यू गेट योर सर्जरी डन एंड इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। मूड स्विंग्स, अभी आपने बराबर बोला, हस्बैंड लोग को समझ में ही नहीं आता है, तो आपके मूड स्विंग्स का एक्चुअली इलाज उनको करना रहता है, बट इवन यू कैन हेल्प इट। सो फर्स्ट इज़ दैट वो बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल है, तो बहुत कुछ काउंसलिंग और साइकोलॉजी मैनेजमेंट से हो सकता है, बट उसके बाद भी कुछ हद तक मूड स्विंग्स आर बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स। तो अगर हॉर्मोन्स का इशू है तो वी कैन गिव यू सिंपल मेडिसिन्स विच आर नॉट हॉर्मोन्स विच विल हेल्प। सो द मूड स्विंग्स, यू नीड काउंसलर, you need some medication which the gynecologist can give, and we can even talk to the family because some amount of understanding is required from the family people. Now next most common is vaginal discharge. इधर कितने लोगों को कुछ ना कुछ vaginal discharge का issue है? Itching, smell, अभी सब ड्राई, ओके। सो
I'll rush through this then. Most women, हर औरत को 2 पीरियड के बीच में डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए और कोई इचिंग नहीं होनी, इरिटेशन नहीं होना चाहिए. नो स्मेल, नो कलर, नो इचिंग इज़ नॉर्मल. बहुत सारी कम्युनिटी में एक बिलीफ है कि मुझे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो बैक एक उसकी वजह से होता है और कमज़ोरी होती है. ऐसा कुछ नहीं है. दिस डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल एंड इट शुड बी देयर एंड इट डज़ नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट. बट जो डिस्चार्ज में स्मेल है, कलर है, इचिंग वगैरह है, उसको इन्फेक्शन की वजह से होता है और हर तरह के डिस्चार्ज के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. पर मोस्ट कॉमन वो होता है जो सफ़ेद होता है, वाइट स्टिकी, जैसे कि दही हमको स्किन पे चिपका हुआ है और उसकी वजह से बहुत इरिटेशन है और इचिंग है. वो बहुत सिंपल फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं. उसका इलाज भी बहुत सिंपल है. आई एम श्योर आप में से सब लोगों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में कैंडिड क्रीम यूज़ किया होगा. सो कैंडिड क्रीम इज़ सेफ़ टू यूज़. उसके साथ एक ज़ोकॉन टैबलेट लेने से ट्रीटमेंट ज़्यादा फटाफट होता है. बट कैंडिड बी नहीं लगाना चाहिए. इट शुड बी प्लेन कैंडिड क्रीम. दैट वाज द मैसेज कि बहुत सारे लोग कैंडिड बी लगाते हैं क्योंकि फैमिली डॉक्टर बोलेगा कैंडिड बी लगाओ, ही नोज कैंडिड बी. बट कैंडिड बी में स्टीरॉयड होता है और वो स्टीरॉयड की वजह से इन्फेक्शन बार बार वापस आते रहता है. नो, नियोस्पोरिन इज़ रॉन्ग, इट इज़ एंटीबैक्टीरियल. सो मेनोपॉज के बाद वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स इज़ ड्राई वजाइना. सो मैनी पीपल जब भी 50, 45, 50, 55 में ऐसा होता है कि उनको नीचे बहुत ड्राई लगता है और ये ड्राइनेस की वजह से भी इरिटेशन होती है. और इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि संबंध रखने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि नीचे ड्राई है. संबंध रखने से नीचे की जगह छिल जाती है, फिर वहाँ बर्निंग होता है, इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू हैव सेक्स. और अगर आप संबंध नहीं रख सकते हैं तो कई हस्बैंड्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो वो उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो छोड़ देते हैं. पर ऐसा कई बार सिचुएशन होता है कि हस्बैंड इज़ इंटरेस्टेड बट आपको सेक्स करने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड इट इज़ कॉजिंग ए प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. सो अगेन दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी कॉमन. और हम लोग देखते हैं कि क्लिनिक में कोई सामने से आके हमको बोलता नहीं है कि ऐसा है. अगर हम पूछेंगे तो सेकेंड विज़िट, थर्ड विज़िट में लेडीज़ कंफर्टेबल होके बोले हाँ ये प्रॉब्लम है. ओके, सो दिस ड्राइनेस इज़ बिकॉज कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स ख़त्म हो गए हैं. और जब आपने देखा होगा हम कोई ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमारी स्किन सूखती है, करेक्ट. दिसंबर जनवरी में कभी कभी इधर बॉम्बे में भी हमको थोड़ा क्रीम लगाना पड़ता है, बट बाकी मोस्ट ऑफ द ईयर यू मे नॉट नीड. सो दैट इज़ ड्राई स्किन. ड्राई स्किन पे आप ऐसे खुजली करोगे तो वो जल्दी कटेगी. ऐसा ही नीचे होता है, ड्राई स्किन जल्दी नीचे फटती है और यूरिन हमेशा एसिडिक होता है. तो जब ड्राई स्किन पे, कटे हुए स्किन पे यूरिन लगता है तो बहुत बर्निंग होती है. ये पूरे प्रॉब्लम का इलाज बहुत सिंपल है. इट इज़ अ सिंपल हार्मोनल क्रीम और वो हार्मोनल क्रीम से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होएगा. सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी सिंपल ट्रीटमेंट और इससे ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. आपका ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगा, स्किन नीचे का फटेगा नहीं, हेल्दी रहेगा और सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो व्हेन यू आर हैविंग ड्राइनेस तो हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक तो मॉइस्चराइज़र, जैसे हम ठंड में हमारे स्किन पे क्रीम लगाते हैं तो यू नीड वजाइनल मॉइस्चराइज़र्स केमिस्ट के पास और अमेज़ॉन पे. जैसे एवरीबडी रिक्वायर्स डिफरेंट शैम्पू, डिफरेंट कंडीशनर, किसी को लैक्मी, किसी को डोव, किसी को पतंजलि. वैसे वजाइनल मॉइस्चराइज़र्स आर easily available. Just like you choose your own shampoo, you choose your own moisturizer. During sex, if you are still dry,
तो यू यूज़ लुब्रिकेंट. ओके, हम लोग कैसे चूड़ी पहनने के टाइम पे थोड़ा सा क्रीम लगा के चूड़ी चढ़ाते हैं, करेक्ट, लाइक अ लुब्रिकेशन. तो वो लुब्रिकेंट KY jelly is most common market में, easily available, and practically everybody will have used it at some point. So KY jelly is a good lubricant to use. So dryness के लिए estrogen cream is most effective, no side effect. They have very, and there are some tablets, and of course menopause के symptoms अगर बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, बट दैट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर. नाउ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइनेस इन्फेक्शन इज़ टू कीप योर प्राइवेट एरिया क्लीन. ओके, हम पहले हमेशा जो साबुन हम शरीर पे लगाते हैं वो ही हम नीचे भी लगाते हैं, पर अभी बाल के लिए शैम्पू, फेस के लिए फेस वॉश, बॉडी के लिए बॉडी वॉश. इन द सेम मैनर प्राइवेट एरिया के लिए यू गेट फेमिनिन वॉश. तो मार्केट में बहुत सारे फेमिनिन वॉश अवेलेबल है. वी वॉश, लैक्टासिड, इवैक्टिव, सीबामेड, और बहुत सारे हैं. यू कैन ट्राई विच एवर यू वांट. ऑल ऑफ दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो 2 बूंद हाथ पे डालने का, यूज़ इट इन योर प्राइवेट एरिया लाइक सोप. पानी डाल के उसको निकाल दीजिए एंड use these medicines for vaginal wash. These are special क्योंकि नीचे का स्किन जो है अलग है. Do we use our Dove and Lux sabun inside the mouth? No, correct. So you don't put it on your lips. For that you have Colgate and toothpaste. So in the same manner for vaginal area, vaginal lips, you have feminine hygiene wash. Okay. बहुत सारी लेडीज़ ऐसा भी करती है, वैसलीन, कोकोनट ऑयल, हर तरह का क्रीम, फेस क्रीम जो है डोव क्रीम लैक्मी का, वो भी ऊपर वो भी नीचे. लैक्मी इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर द वजाइना, सो डोंट यूज़ इट डाउन. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड somebody near and dear having cancer? हाँ, नो, क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब आपके कोई फैमिली, कोई फ्रेंड. क्योंकि कोई जवाब नहीं देगा तो मुझे लगेगा सब सो गए हैं. सो आपको पता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पूरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर होगा, जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो होने के बाद पता चला, करेक्ट. अगर आज मुझे यहाँ गांठ लगती है, देन मैं मैमोग्राफी करवाती हूँ, वो लोग बोलते हैं वो ब्रेस्ट में गांठ है, फिर बायोप्सी करेंगे, कैंसर आएगा, तो होने के बाद पता चला, करेक्ट. मैं गिर गई, ब्रेन का MRI किया, उधर गांठ है, बायोप्सी किया, कैंसर, तो होने के बाद पता चला. देयर इज़ ओनली वन कैंसर जो होने के पहले पता चलता है कि होने वाला है. Okay, that is not uterus cancer, it is cervix cancer. Okay, see, ये यूट्रस है. ओके, दिस, ये आपके नीचे का जो यूट्रस का मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं, और यहाँ पे ये वजाइना है. ये आपकी 2 नलियाँ और ये 2 अंडाशय. ओके, सो ये यूट्रस अलग है, जैसे कि मेरे चीक्स अलग है. ओके, द टंग इज सेपरेट, और ये लिप्स अलग होते हैं. तो ये जो हिस्सा है इसको सर्विक्स बोलते हैं, और ये यूट्रस. तो सर्विकल कैंसर जो है ये हमको होने के पहले पता चल सकता है. हर औरत को शादी के आफ्टर मैरिज 3 years एटलीस्ट, एंड श्योरली आफ्टर 40 all women should do pap smear every 3 years. Okay, तो व्हाट इज़ पैप स्मीयर? डॉक्टर के पास, हमारे पास एक टूथब्रश जैसा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है,
वो इंस्ट्रूमेंट हम अंदर घुमाते हैं, सर्विक्स के ऊपर जो सेल्स है वो उस ब्रश पे कलेक्ट करके हम लेबॉरेटरी में भेजते हैं, और फिर लेबॉरेटरी उसका टेस्टिंग करके हमको बताएगी कि आर द सेल्स नॉर्मल या नॉट नॉर्मल। नॉर्मल है, एंड ऑफ स्टोरी, 3 साल के बाद आप रिपीट करिए। पर अगर नॉर्मल नहीं है तो लेबॉरेटरी बताती है कि उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या चेंजेस है, और डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस वी विल डू ट्रीटमेंट। अब ये जो चेंजेस होते हैं उससे ये आइडिया आता है कि 10-15 साल में आपको शायद कैंसर का रिस्क है। सो सपोज ग्रेड 3 एबनॉर्मलिटी है या कुछ कैंसर सेल्स दिखते हैं, ओके, न्यूप्लास्टिक चेंजेस दिखते हैं, तो देन वी कैन से दैट ओके, पूरा अभी कैंसर तो शुरू नहीं हुआ है पर कभी भी शुरू हो सकता है। सो दिस पार्ट ऑफ द सर्विक्स अलोन कैन बी रिमूव्ड, and it is a very small operation as compared to any treatment after surgery, after cancer happens. So it is a very simple treatment. Okay, sorry. So pap smear is important for prevention, और आजकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए HPV वैक्सीन मिलता है। तो वो वैक्सीन आपके लिए नहीं है, बट इट इज़ फॉर योर डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स। ओके, the best time to take the vaccine is when you are 9 to 16 years, but अगर आपने 9 to 16 में मिस हो गए तो you can take before you have ever had your first sexual contact। और आजकल most girls are sexually active by 20, and sometimes the family is nobody aware, and girls don't know that उनको भी HPV vaccine लेना चाहिए। So it is best that if they ever come to us later, we counsel, we do HPV testing, and then depending on the report decide कि उसको vaccine देना है कि नहीं देना है। So HPV vaccine is the other thing that you can do. Now next very important topic is bleeding. अगर regular period आ रहा है it is fine, पीरियड 2 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना और फिर बंद हो गया, दैट ऑल्सो इज़ गुड। बट मैनी वुमेन, 80-85% वुमेन को क्या होता है, मेनोपॉज के पहले कभी पीरियड 10 दिन में आया, कभी 25 दिन में, कभी 2 दिन चला, कभी 10 दिन चला, करेक्ट। सो देर इज़ ऑलवेज सम इरेगुलरिटी, और ये इरेगुलरिटी कम से कम 2-3 साल 4 साल चल सकती है। तो बहुत आज से कम 20-25 साल पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट वॉज, बहुत खून जाता है, डॉक्टर के पास जाओ, यूट्रस निकाल दो, एंड ऑफ स्टोरी, न रहे बास न बजे बांसुरी। ओके, बट अभी हम ऐसा नहीं करते। सो क्योंकि आजकल यूट्रस बहुत यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने सरोगेसी के बारे में शुरू, सो वी डोंट, आजकल द डॉक्टर इज़ थिंकिंग ट्वाइस कि ऐसे ही किसी का यूट्रस नहीं निकाल देने का, व्हाट इफ़ शी नीड्स इट लेटर फॉर एनीथिंग। सो कॉमनेस्ट थिंग, इफ़ यू हैव इरेगुलर ब्लीडिंग, जल्दी आता है, ज़्यादा जाता है, तो यू हैव टू डू ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, और हम यूट्रस के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं, और अंडर विजन वी टेक बायोप्सी, वो बायोप्सी को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर कुछ खराबी आती है तो वी विल ट्रीट दैट। ओके, थायराइड का इशू कॉमनेस्ट है, थायराइड का गोली लेने से ब्लीडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है, ओवेरियन सिस्ट है, कुछ भी है, उसका इलाज अलग से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कोई खराबी नहीं आती है, ब्लड टेस्ट इज़ ऑल नॉर्मल, सोनोग्राफी इज़ नॉर्मल, पर ब्लीडिंग बहुत हैवी है और इरेगुलर है। उसके लिए मोस्ट सिंपल ट्रीटमेंट, द सिंपल रीज़न इज़ इट इज़ हार्मोनल, बॉडी चेंजेस हो रहा है। जब 12 साल की लड़की को पीरियड आता है फर्स्ट टाइम, तो उसको 13-14 की उम्र तक पीरियड इरेगुलर रहता है, कभी जल्दी आएगा, कभी लेट आएगा, कभी लंबा चलेगा। 14-15 की उम्र के बाद इट सेटल्स टू अ रेगुलर, कि हर महीने 28-30 दिन में आएगा और 4-5 दिन चलेगा। दैट रेगुलरिटी को आने को 2 साल लगता है। तो जब पीरियड का जाने का टाइम भी है, तभी भी वो इरेगुलर होके ही जाएगा। सो
टू दिस इरेगुलरिटी इज़ हार्मोनल. हार्मोनल प्रॉब्लम का इलाज हार्मोन्स ही होता है. तो इस टाइम पे सही हार्मोन्स लेने से डरना नहीं चाहिए. ओके, बट वी आर लकी नाउ. आफ्टर 2005 वी हैव अ फैंटास्टिक ट्रीटमेंट कॉल्ड हार्मोनल लूप. वो हार्मोनल लूप्स लगाने से न तो आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होगा और न ही प्रेगनेंसी होगी. सो इफ़ यू आर 40, 35, 38, 40 और बच्चे हो गए हैं और बच्चा नहीं चाहिए, देन हार्मोनल लूप इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि पीरियड का भी झंझट नहीं रहेगा और बच्चे भी नहीं होंगे. हार्मोनल लूप लगाने से मेनोपॉज नहीं होता है. ओके, इट इज़ जस्ट यूट्रस का लाइनिंग ड्राई हो गया, इसलिए आपको पीरियड कुछ दिखता नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट. नथिंग. No, it has a shelf life of 7 years. Inside it will work for 5 years. Remove and change if required. Many people don't need change for 7 to 8 years. हाँ, वो कॉपर अलग है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी. माइरीना, you have got one. Are you happy? You are happy? ओके, सो दिस वॉज अबाउट ब्लीडिंग. ओके, सो अगर आपको पीरियड्स हैवी है, इरेगुलर है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 साल पीरियड नहीं आया और उसके बाद अगर कभी भी 2, 3, 4 बूंद भी जाता है, एक ही दिन ब्लीडिंग होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. वो ब्लीडिंग इज़ सीरियस एंड इट शुड बी रिपोर्टेड, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. ओके, नाउ कमिंग टू breast issue. Anybody knows where this picture is from? Okay, so this is in one garden in the south of Italy in Capri Islands. So breast exam, सबको कितने लोगों ने मैमोग्राफी करवाई है? Okay, good number. So mammography should be is breast checkup, special X-ray, so that you can detect a small mass. अभी अगर मेरे ब्रेस्ट में कोई गांठ है, तो जब तक कि वो एक स्मॉल नींबू के साइज़ की नहीं होएगी, मुझे पता नहीं चलेगा. करेक्ट? अगर मटर के दाने की साइज़ का कैंसर होगा, वी विल नॉट रियलाइज. सो मटर के दाने के से भी छोटा कैंसर कैन बी पिक्ड अप बाय मैमोग्राफी. तो हर औरत को 50 के बाद 1.5 साल में मैमोग्राफी करना चाहिए. और अगर आपके मम्मी, बहन, मौसी, नानी, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर हुआ है, तो यू शुड डू आफ्टर 40. सो it is a self examination. Breast self examination is most important. So you should check your own breast every 2-3 months, not every month, but every 2-3 months while taking a shower. नहाते समय शरीर पे साबुन लगा के with your own hands use this part of the hand and check all around the breast in a clockwise direction, both the breast, and first use check in the mirror size, shape, no puckering, nipples का कुछ puckering नहीं है, change of position नहीं है, and then with your hands you palpate and check your whole breast. Then you should look for skin changes, redness, lump, nipple crusting और कुछ difference in size. You should do one डॉक्टर चेकअप once per year. So वो जो annual checkup बोलते हैं, वो annual checkup में once per year you should do a breast checkup with a doctor, and you should do mammography, as I said, 50 after 50 all women. Oh, sorry. Coming to another important issue, osteoporosis. तो osteoporosis क्या है? Today बच्चे किसी 5 साल की लड़की को बोलेंगे ये स्टूल से इधर नीचे कूदी मारो, they are ready. But you and I can't jump. Okay, why?
बिकॉज वी फील हमारा बैक टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी. दैट इज़ बिकॉज द बोन्स आर बिकमिंग ब्रिटल. जैसे बिल्डिंग में खोखलापन हो जाता है, सीमेंट गल जाता है, वैसे द सीमेंट ऑफ आर बोन्स मेनोपॉज के बाद गल जाता है. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज बैकएक, स्टूपिंग. सो व्हाट इज द बेस्ट इलाज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डाइट, इनफ विटामिन डी, कैल्शियम and exercise. So how many over here exercise regularly? ईमानदारी से, हाँ, कि अभी नहीं कि अभी जाग गए नींद से. ओके, सो एक्सरसाइज के 3 मेजर एम होता है. ओके, फर्स्ट इज मसल बिल्डिंग. मुझे अगर मैं गिरती हूँ तो माई मसल शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट गिव्स प्रोटेक्शन टू माई जॉइंट. दूसरा ये है जॉइंट मोबिलिटी. ओके, कभी भी अगर आपको फ्रैक्चर कुछ ऐसा हुआ है और अगर आपने वो पट्टा बांधा है 21 दिन, 1.5 महीना, 3 महीना, तो फिर पट्टा निकालने के बाद वो जॉइंट स्टिफ हो जाता है. फिजियोथेरेपी करके उसको लूज़ करना पड़ता है. सो व्हाट वी नीड, मसल स्ट्रेंथनिंग, joint flexibility and cardio. Cardio means the heart का pumping इतना अच्छा होना चाहिए कि you can supply blood through the whole body even in strenuous circumstances. Okay? तो ये जो पिक्चर है ट्रैकिंग का, ये मेरा अब भी 1 हफ्ते पुराना ट्रैकिंग का पिक्चर है इन द हिमालयाज. 4 day we went for 6 days. उसमें 4 दिन ट्रैकिंग था इन हिमाचल तीर्थन वैली. तो ये उतना ही पुराना है, मैं उतना ही सच बोल रही हूँ. सो नब ये ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ बोन मिनरल डेंसिटी, डेक्सा स्कैन. ओके, अगर आप हेल्थ चेकअप के लिए जाओगे तो ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, पैप्समियर, मैमोग्राफी, डेक्सा स्कैन, ये बहुत कॉमनली इंक्लूडेड होता है. ये डेक्सा स्कैन में आपका बोन का 3 जगह पे स्कैनिंग करके वो आपको बताएंगे कि आपका बोन्स नॉर्मल है, कमज़ोर है या वेरी वीक है, ऑस्टियोपेनिक एंड ऑस्टियोपोरोटिक. सो व्हाई यू शुड डू दिस टेस्ट? क्योंकि हम बुढ़ापा रोक नहीं सकते, पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम कर सकते हैं. Okay, so you need to take calcium and vitamin D. Calcium and vitamin D, milk, cheese, broccoli, mushroom, orange juice, cereal, supplement, ये सब में बहुत इनफ होता है. विटामिन डी खास करके इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्सपोज टू सन. पर पहली बात, हमारे बॉम्बे में कोई सन है नहीं, और अगर है भी तो वी ओनली एक्सपोज आवर फेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ आवर हैंड्स, बाकी पूरा बॉडी कवर रहता है. सो वी आर नॉट गेटिंग सन, इनफ सन फॉर मेकिंग विटामिन डी, बट you can get it from milk and eggs and mushroom and broccoli. They all have a lot of vitamin D, and most important is you have a lot of foods which are fortified. Cereals है, juices है, butters है, उनमें विटामिन डी एडेड होता है. पर ये सब तमाशा करने के बाद भी विटामिन डी इज़ वेरी लो इन ऑल ऑफ अस. विटामिन डी का कॉस्ट 900 रुपीज़ है. अगर मैं डिस्काउंट भी लिख के दूंगी तो लेबोरेटरी आपको 20% डिस्काउंट देगी. ओके, तो 720 हो गया. पर विटामिन डी का इलाज 1 सैचेट और 1 लिक्विड विटामिन डी आजकल बॉटल में आता है, सैचेट पाउडर में आता है और कैप्सूल में आता है. 60,000 यूनिट पर कैप्सूल या बॉटल या पैकेट, 1 पर वीक. ओके, सो जो लिक्विड है डेप्यूरा और टॉपअप D3, 1 बॉटल यू टेक once per week, full bottle 5 ml for 10 to 12 if you are deficient. पर on an average सबके लिए हिंदुस्तानी ऑल वेजिटेरियन
आपके लिए होली, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी और हस्बैंड का बर्थडे या बच्चों का बर्थडे या और कोई फेस्टिवल, गणपति, ओके, इफ़ यू डिडंट गेट डायमंड्स ऑन योर birthday and anniversary, no problem, you take Depura, okay? So this is the only advice the husbands like in my clinic कि 33 rupees में काम सल्टा, okay? 1 Depura bottle. So you take 6 in the year on these dates or where however you remember. आपको हर alternate महीने एक लेना है, एक बॉटल ले लो. जब भी ब्लड टेस्ट होगा कम से कम आपका विटामिन डी बहुत कम नहीं आएगा. इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो दैट विल डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल एंड सो मेनी फैक्टर्स. विच टैबलेट? यू कैन टेक एनीथिंग यू लाइक, बट सुप्राकैल इज कैल्शियम. रोज विटामिन डी लेने का ज़रूरत नहीं है, पर पूरे साल नहीं लेना है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. हाँ, पर वो अभी किया ना, डॉक्टर ने बोला तो डॉक्टर को दिखाने का पैसा लगा, विटामिन डी का टेस्टिंग का पैसा लगा. तो अभी ये मैं बोल रही हूँ हर साल 4 to 6 टैबलेट और सैचेट जो भी आपको पसंद है. वाइटानोवा सैचेट आता है, वो बहुत टेस्टी है. कैल्सीरॉल सैचेट भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है, बट वो कैल्सीरॉल को बहुत देर तक पानी में रगड़ना पड़ता है. ओके, सी वाई आई लाइक द बॉटल इज़ बिकॉज वो बॉटल खोला, उसको एक टेकिला शॉट की तरह ले लिया और काम ख़त्म. ओके, कैप्सूल लेने के लिए भी पानी साथ में चाहिए, वो पाउडर के लिए पानी, कटोरी, चम्मच सब चाहिए. तो व्हाट इज़ ईजीएस्ट, वो बॉटल कपट में रखने का, जब भी याद आया खोला, लिया और बॉटल फेंक दो. ओके, you take at least 6 per year. पर किसी किसी को वो 12 भी ज़्यादा हो जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, विटामिन डी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए शरीर. सिक्स लेने से कम कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा. विटामिन ए और डी और ई और के ये हमारे शरीर में ज़्यादा भी नहीं चाहिए. विटामिन बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो पेशाब में निकल जाता है. डेप्यूरा, डी ई, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर पीटर, यू फॉर अम्ब्रेला, आर फॉर रोजेस, ए फॉर एप्पल. सो नेक्स्ट इज कैल्शियम. ओके, तो वी नीड अबाउट 1200 to 1500 पर डे. और कैल्शियम के बहुत सारे टैबलेट्स, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस मार्केट में है. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आफ्टर कैल्शियम इज़ कॉन्स्टिपेशन. तो बहुत सारी औरतों को लगता है कैल्शियम लिया, टॉयलेट कड़क हो गया, मुझे नहीं लेना है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. सो यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू, डोंट गिव अप. ओके, दुकान में गए, ये साड़ी अच्छी नहीं लगी तो हम बाहर नहीं निकलते हैं ना, एक साड़ी तो लेके ही घर जाएंगे, करेक्ट? तो सेम वे एक कैल्शियम लेकर ही बैठने का है. ऑल राइट, एक नहीं ठीक लगा तो दूसरा लो. ये सब में कैल्शियम साइट्रेट कार्बोनेट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है. वो दिन में आप कभी भी ले सकते हो. ओके, उसके लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, शेल कैल वगैरह, वो खाने के बाद लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत एसिड का ज़रूरत है. सो उसका एक टाइम है. ओके, और जिनको बिल्कुल भी मतलब बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, दे समटाइम्स प्रिफर टू टेक कैल्शियम ग्लूकोनेट. पर वो ग्लूकोनेट और कैल्शियम लैक्टेट जो है उसमें कैल्शियम बहुत कम है. सो यू नीड एटलीस्ट 3 or 4 tablets per day. Okay, so it becomes very costly and a big nuisance. So calcium citrate is the easiest. और किसी किसी को कैल्शियम इज़ अवेलेबल एज अ ड्रिंक. एक गोली पानी में डाल दो, इट विल बिकम लाइक ऑरेंज जूस. ओके, और फिर वो पी लो. तो टोटल कैल आता है और एक सीफेज आता है. नेक्स्ट इज़ विटामिन ई.
बिकॉज़ हम लोग वेजिटेरियन हैं और हम लोग एग्स फिश वगैरह नहीं खाते, एक स्पेशल ऑयल जो है हमारे शरीर में कम होता है, तो कई बार किसी किसी को विटामिन ई लेने की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ particularly useful for your hair, skin, breast, and for when the tablet is mixed with carnitine, L-carnitine, it is very good for leg cramps. तो ज़रूरत पड़ेगी तो you can take that, but that is on the advice of a doctor. Okay, कई बार बहुत लोगों को ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है. ब्रेस्ट पेन इज़ वेरी कॉमन फॉर यंग वुमेन, स्पेशली पीरियड के पहले, पर कई औरतों को मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज के आसपास ब्रेस्ट में दर्द होता है. मैमोग्राफी, सोनोग्राफी अगर एकदम नॉर्मल है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उन लोगों को हम ये इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल का गोली देते हैं. इवनिंग प्रिमरोज़ इज़ दिस येलो कलर्ड फ्लावर. इसका जो तेल है इससे ब्रेस्ट थोड़ा सॉफ्ट होता है और हल्का होता है, तो दर्द कम हो सकता है. So it is not a painkiller, but it is a safe medicine. So you can conveniently take it for 3 to 6 months. इसका मैजिकल कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर ओवर सम टाइम यू कैन सी सम बेनिफिट. ओके, बाकी मेनोपॉज के जो भी इश्यूज़ होते हैं, यू नो, ये सब ऑर्डिनरी चीज़ से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो यू शुड सी अ डॉक्टर. और हम लोग के पास बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह है जो आपकी पूरी स्टोरी समझने के बाद वी कैन डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू. ओके, सो बिफोर आई गो ऑन, देर इज़ एक्सरसाइज के बारे में जो मैं बोल रही थी, मैं भी अपने आप का फ़ोटो देख के भूल गई. सो यू शुड डू एट लीस्ट 30 minutes for 6 days of the week. Okay, intensity is according to your own capacity. So mild intensity is while walking I can very conveniently talk. Moderate intensity हम बोलते हैं when you can talk with effort during walking, and vigorous intensity is when it is difficult to have a conversation while walking. So you should do at least moderate intensity 5 to 6 times per week and at least for half an hour. So सबसे अच्छा सस्ता is walking. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. मैंने ऐसे ही एक पेशेंट को बोला कि वॉकिंग करना ज़रूरी है एक्सेट्रा और हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो उसने बोला ठीक है. तो वो साड़ी पहनती थी और उसने नॉर्मल चप्पल्स पहन के आई थी क्लिनिक में, और मैंने उसको बोला कि तुम शूज़ वगैरह डालना और फिर वॉकिंग के लिए जाना. तो उसके पास शूज़ नहीं थे. ओके, वो घर गई, उसने मेरी एडवाइस ली और उसने 15-20 दिन कुछ वॉकिंग किया. अभी साड़ी में क्या होता है, दोनों पाँव के बीच में ऑल द मांस रगड़ रगड़ के अच्छे से छिल गया, लाल हो गया, फिर जलन हो गई, फिर वॉकिंग करना पॉसिबल नहीं है. और उसने शूज़ नहीं पहना, वो चप्पल पहन के ही गई थी. तो जब वो वापस आई 15-20 दिन के बाद, तो उसने मुझे बोला कि ये ऐसा सब छिल गया है, आई कैन नॉट वॉक, अब तो घर में चलना मुश्किल हो गया है और मेरे पाँव में भी छाले हो गए हैं. तो मैंने उसको बोला कि शूज़ क्यों नहीं पहना. तो उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि शूज़ तो था. उसी ने बोला शूज़ नहीं था, तो मैं हस्बैंड की तरफ देखा क्योंकि बैंक बैलेंस तो वहाँ पे है ना. तो ही रिप्लाइड कि पहले मैं देखना चाहता था कि ये वॉकिंग करती है कि नहीं. ओके, मैंने इसको बोला तू पहला वॉकिंग कर, फिर शूज़ दिलाऊंगा. सो इट इज़ अ विशियस सर्कल. मैंने उसको समझाया कि वो अनकंफर्टेबल थी, करेक्ट. अभी उसका पाँव छिल गया तो वो मेरी एडवाइस नहीं लेगी, क्योंकि तकलीफ़ पाके कोई नहीं लेगा. यू नो, यू वांट एडवाइस विच विल मेक यू कंफर्टेबल, नॉट अनहैप्पी. तो नाउ शी विल नॉट वॉक. ओके, सो इट कैनॉट बी लाइक दैट. यू हैव टू गेट द बेस्ट इक्विपमेंट फर्स्ट, ताकि आपको कुछ डैमेज नहीं हो. देन ऑटोमेटिकली यू विल एन्जॉय द एक्सपीरियंस. ठीक है. तो मैंने उसको बोला अच्छा साड़ी
मैं तुम्हारा ये, तो अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है? सलवार पहन के जाने का था, वह हमारे घर में अलाउड नहीं है, तो देन इट इज़ एक्सक्यूज़, ओके? क्योंकि साड़ी के अंदर वाई यू कांट वेयर सलवार, कौन साड़ी ऊपर करके देखने वाला है, अंदर सलवार क्यों पहना? ओके, दैट इज़ योर ओन एक्सक्यूज़, यू फाइंड अ सल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ओके? इफ़ यू वांट टू वॉक, घर में ये बोला है ना कि सलवार कमीज़ नहीं पहन सकते, पर साड़ी के अंदर तो पहन सकते हैं ना, आप चूड़ीदार पहनो, ओके? ऊपर से साड़ी पहनो। जब भी वी ऑल नो, जिसके घर में वो अलाउड नहीं है, आजकल रेडीमेड साड़ी आ गया है, जीन्स और टी शर्ट के ऊपर पटापट गाड़ी में बैक सीट पे, ओके? सो जब आपके पास वो सल्यूशन है तो इधर एक्सक्यूज क्यों? करेक्ट? लिफ्ट में, क्योंकि लिफ्ट में कैमरा अलाउड नहीं है पूरी दुनिया में, ओके? नो, इनसाइड द लिफ्ट कैमरा कैन नॉट बी अलाउड, आउटसाइड इट इज अलाउड। वो तरुण तेजपाल के बाद हो गया होएगा, ओके? सो ओके, लेट्स कम बैक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक्सरसाइज इज लाइक अ हैबिट, वो एक नशा होता है, ओके? सो सब बात की एक बात है, अगर मैं आज एक बार सिगरेट पीऊँगी तो उससे कोई हैबिट नहीं हो गया और मैं स्मोकर नहीं हो गई, पर अगर रोज़ मैं और उषा बहन बैठ के सिगरेट पिएंगे 1-1.5 महीने तक, फिर उषा बहन गई विजय भाई के साथ घूमने स्विट्ज़रलैंड, तो मुझे आदत लग जाएगी, ओके? अब वो है या नहीं है, मैं सिगरेट पीऊँगी। सो दिस इज़ अ हैबिट। इन द सेम मैनर एक्सरसाइज इज़ अ हैबिट। आप जब तक रोज़ करोगे 6 महीना 8 महीना, उसके बाद वो हैबिट लग जाएगी, और एक बार हैबिट लग गई तो वो नहीं टूटेगी, इट विल स्टे विथ यू। इफ़ यू वॉक एवरी डे 6 months 1 year, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जब भी वॉक नहीं हुआ 8-10 दिन, घर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई फेस्टिवल है, कुछ है, 10 दिन, अभी तो आज कुछ भी हो जाए मैं पहले वॉक करके आने वाली हूँ, ओके? सो ए, मेक इट अ हैबिट। दूसरा, यू हैव टू कीप चेंजिंग। थर्ड, मेनोपॉज के बाद हम लोग को बहुत आर्थराइटिस होता है, इट इज़ एक्सेप्टेड, बैकएक है, वीक बोन्स है। स्विमिंग, वॉकिंग इन द वाटर इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है। कोई भी स्विमिंग पूल में अगर आपकी हाइट मिनिमम 5 है तो 4 feet डीप टिल योर ब्रेस्ट लेवल पानी में अगर है तो रेलिंग पकड़ के आप सिर्फ वॉकिंग करिए। दैट वॉकिंग विल हेल्प यू लूज़ वेट। पानी में पाँव चलाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, सो योर मसल्स बिकम स्ट्रोंगर एंड इट इज़ नॉन वेट बेरिंग। तो आपके लेग, पाँव के नीज पे, एंकल पे कोई वज़न नहीं पड़ता है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज, और उसके लिए स्विमिंग आना ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट गेट योर सेल्फ अ नाइस हॉट लुकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बिकिनी, एंड गेट इन टू द वाटर, ओके? और कुछ नहीं तो वहाँ बिकिनी पहनने का बहाना मिल जाएगा। सो दैट इज़ फॉर स्विमिंग, वॉकिंग, और थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज जो भी है विथ अ गुड इंस्ट्रक्टर यू शुड डू, सो दैट योर मसल्स आर स्ट्रोंगर एंड योर जॉइंट्स आर मोबाइल। सो प्लीज़ रिमेंबर, यू आर द मोस्ट यूनिक वर्जन। मेरे जैसा नमूना मैं एक ही हूँ, करेक्ट? भगवान ने मुझे ही बनाया। जुड़वा बहन भी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा अलग होता है। तो अगर मुझे भगवान ने एक नमूना बनाया है तो ट्राई टू बी योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू बी समबडी एल्स। वाई शुड आई बी लाइक यू? बिकॉज यू आर ऑलरेडी लाइक यू, करेक्ट? वाई शुड आई बी लाइक ऐश्वर्या राय बच्चन और करीना कपूर? वो तो है ना अपनी जगह, मैं अपनी जगह हूँ, करेक्ट? सो बी फैब्युलस एट 50, sexy at 60, and strong at 70. Thank you.